हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है 12वां, यानी कि तीसरी किताब है हमारी, उसका लास्ट चैप्टर है। इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आपको हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com पर भी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे हम चैप्टर की। तो देखिए, संविधान का निर्माण, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा भारत का संविधान है वो किस प्रकार से बना था, और संविधान सभा के द्वारा जो ये हमारा संविधान बनाया गया था, तो संविधान सभा में क्या क्या चर्चाएं हुई थी, उन चर्चाओं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस मेंबर ने, यानी संविधान सभा के किस मेंबर ने क्या कहा था, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो आपको बताऊंगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो भारत का संविधान जो है हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, अस्तित्व में वैसे बन तो ये 26 नवंबर 1949 को ही गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। दुनिया का सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा संविधान है भारत का, और देश के आकार और विविधता को ध्यान में रखकर ये संविधान बनाया गया है। आपको पता है कि भारत जो है दुनिया में एक बड़ी आबादी वाला देश है, तो हमारे देश में आबादी इतनी ज़्यादा है, विविधता बहुत ज़्यादा है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये संविधान जो है बनाया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पे बिखरा हुआ देश भी था, क्योंकि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय अगर आपने देखा होगा तो देश का बंटवारा हो गया था। ठीक है, यानी देश दो हिस्सों में बांट दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो देसी रियासतें होती थी, रजवाड़े होते थे, ठीक है, इस तरीके से भी देश बिखरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो उसको ध्यान में रखकर हमारा ये संविधान जो है बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसे में देश की एकजुटता यानी देश की एकता को बनाए रखने के लिए, देश की प्रगति के लिए बहुत गहन विचार विमर्श हुआ। ठीक है, इस पे आधारित यानी बहुत चर्चा हुई, खूब विचार विमर्श हुआ, और उसके बाद बहुत ही सावधानी पूर्वक हमारा संविधान जो था उसका निर्माण किया गया। हमारे संविधान में अतीत और वर्तमान के जो घाव थे, ठीक है, उसको मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों में बटे हुए भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद मिली। कहने का मतलब है जो अतीत में हमारे साथ हुआ था, चाहे वो अंग्रेजों ने किया हो या मुगलों ने किया हो, उन सारे जख्मों को भी ध्यान में रखा गया। सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये संविधान बनाया गया कि जैसा पहले कभी भेदभाव होता था, वो भेदभाव वगैरह जो है हमारे संविधान में आगे किसी के साथ ना हो। जो हो चुका है उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन आगे कैसा देश होगा, कैसा संविधान होगा, कैसे रूल्स होंगे, ये सारी चीज़ें आगे हमारे हाथ में थी। ठीक है, तो संविधान बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। फिर दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही जो ऊंच नीच और जो अधीनता की संस्कृति थी, ठीक है, इसमें लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास करा। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे लंबे समय से देश गुलाम था, 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है, उससे पहले मुगलों का गुलाम रहा है। ठीक है, तो लंबे समय तक देश जो था वो गुलाम था, ऊंच नीच का यहाँ पे भेदभाव रहा है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ पे जो लोकतांत्रिक संस्थान है उनको विकसित करने का प्रयास किया गया था हमारे संविधान के द्वारा। ठीक है, फिर भारत का संविधान जो है वो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में बनाया गया था। यानी कितना समय लग गया था? 2 साल 11 महीने, ठीक है, 11 मंथ और 18 डेज यानी 18 दिन। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान को बनने में, और ये समय आप अप्रोक्स 3 साल मान लो। सोचो कितना बड़ा संविधान था, कितना लंबा समय लगा था। तो इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। ठीक है, कुल 11 सत्र हुए थे संविधान के, जिसमें 165 के करीब माना जाता है कि मीटिंग्स, बैठक वगैरह हुई थी। 165 से 166 के आसपास बैठकें हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर सत्रों के बीच विभिन्न जो समितियां हैं और जो उप समितियां हैं, इसके मसविदे को, जो मसविदा था उसको सुधारने संवारने का काम करती थी। और तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान जो गहन परिचर्चा हुई थी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था, यहाँ से आपके पेपर में नहीं आने वाला कुछ भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हुआ था, देश आज़ाद हुआ, फिर संविधान बना, ऐसे बना वैसे बना, जो भी है पूरी कहानी आपको यहाँ समझनी थी। अब आपको यहाँ से समझना है, यहाँ से आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन। उथल पुथल का दौर, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। आपको पता है संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। ये महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी,
क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि जिस समय संविधान बनाया जा रहा था, ठीक है, उससे पहले के दिन भी देखें तो उस समय देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास चल रहे थे। तो बहुत आशाओं का ये क्षण था, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने वाला था। तो लोगों ने अलग अलग सपने देखे होंगे आज़ाद भारत के, भारत आज़ाद हो जाएगा, अपनी सरकार होगी, अपना शासन होगा, किसी की गुलामी नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें मन में रही होंगी और बहुत सारे मोहभंग भी हुए, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था ना कि देश आज़ाद हो जाएगा तो आज़ाद होने के साथ साथ उसका बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही इसका विभाजन हो गया, जो कि बहुत दर्दनाक था, क्योंकि विभाजन का कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। चूंकि आज़ादी मिली लेकिन विभाजन के साथ। फिर लोगों की यादों में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, जो गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलनों में इसका नाम आता है। ये विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए प्रयास भी लोग याद करते थे। ठीक है, सुभाष चंद्र ने जो देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया उसको लोग याद करते थे। गांधी जी का 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको लोग याद करते थे। ठीक है, तो ये आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1946 के बसंत में क्या होता है कि बम्बई और अन्य शहरों में रॉयल इंडिया नेवी, ठीक है, शाही भारतीय नौसेना के जो सिपाही थे, इनका जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, वो भी लोगों को कहीं ना कहीं आंदोलित कर रहा था, लोगों को उत्साहित कर रहा था ताकि वो आंदोलन में शामिल हो। लोगों की सहानुभूति जो थी वो सिपाहियों के साथ थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो सिपाहियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं सिपाहियों के साथ थे। फिर 40 के दशक के जो आखिरी साल थे, उसमें देश के जो अलग अलग भाग है, वहाँ पे जो मजदूर लोग थे, जो किसान लोग थे, उनके आंदोलन भी हो रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जो थे, ये धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं सुलह सफाई की कोशिशें कर रहे थे, जो कि नाकामयाब होती जा रही थी। ठीक है, तो इसी समय में क्या था कि 40 के दशक यानी 1940 के दशक के अंतिम साल कौन से होंगे? 47, 48, 49, 46, 45, ये सब अंतिम साल होंगे। तो इस समय में क्या हो रहा था, देश में अलग अलग जगह पे मजदूर आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपस में तनातनी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो केवल और केवल एक अलग देश की मांग कर रही थी, पाकिस्तान की मांग कर रही थी, कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। तो ये उधेड़ बुन चल रही थी लास्ट टाइम पे। फिर अगस्त 1946 में क्या होता है, कलकत्ता में हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। उत्तर और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाला ये जो दंगा फसाद था, इसमें बहुत हत्याएं हुई। ठीक है, और बर्बर हिंसा हुई थी, जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, महिलाओं के साथ खासकर उनका रेप हुआ, उनको मार दिया गया। ठीक है, जो मुस्लिमों ने जो डायरेक्ट एक्शन डे किया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहा जाता है, उसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं को मारा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। और इसके साथ ही फिर विभाजन की घोषणा हो गई कि अलग देश बनाया जाएगा। अब इसमें भी असंख्य लोग जो थे वो परेशान हो गए, क्योंकि एक जगह से उनको दूसरी जगह पे जाना था। अब जो भारत में रह गए थे मुस्लिम, उनको पाकिस्तान की तरफ जाना था, या जो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक रह गए थे उनको हिंदुस्तान की तरफ आना था। तो ये भी था। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पे आनंद और उम्मीद का जो माहौल था, वो उस समय लोगों को कभी नहीं भूलेगा, वो कभी भूल नहीं पाएंगे कि क्या क्या हुआ। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे हिंदू और सिखों के लिए ये चुनाव का क्षण था, क्योंकि उनको चुनना था कि उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर जो विभाजन हुआ, विभाजन में ट्रेन के ऊपर बैठ बैठ के लोग जा रहे थे, बहुत बुरा हाल हो रखा था। आप ये मान लीजिए कि बहुत कम स्पेस में इतने सारे लोगों को भर भर के ले जाया जा रहा था। कई बार तो लोगों ने पैदल चलकर यात्राएं करी थी। ठीक है, करोड़ों शरणार्थी थे जो यहाँ से वहाँ जा रहे थे, मतलब सीमा रेखा को पार करने के लिए इधर से उधर जा रहे थे। मुसलमान जो थे वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, तो हिंदू और सिख जो थे वो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे तो कभी ऐसे भी हैं जो मंजिल तक नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में ही मर गए बंटवारे के दौरान। ठीक है, वो जा ही नहीं पाए, अपना घर बार सब कुछ उनको छोड़कर जाना पड़ा। फिर नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत के सामने इतनी गंभीर समस्या जो थी वो देसी रियासतों की थी। अभी तक हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हम आज़ादी चाह रहे थे, आज़ादी मिल गई, सब खुश थे, आज़ादी मिल गई देश को। ठीक है, अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्ट एक्शन डे जिसमें हिंदुओं को मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया, ये बहुत गलत हुआ। फिर उसके बाद जो विभाजन हुआ कि मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग करी, उसमें फिर लोग इधर से उधर गए, जो तबाही मची।
उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो तो सब हुआ, लेकिन जो देसी रियासतों की समस्या थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान यानी जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भारत का लगभग 1/3 जो भूभाग था वो नवाब और रजवाड़ों के हाथ में था, उनके कंट्रोल में हुआ करता था। ठीक है, जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति जो थी वो बहुत अजीब हो गई थी, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था अब ये क्या करें, क्योंकि अंग्रेज तो जा चुके हैं, अब राजा जो हैं उनको भारतीय संघ में शामिल होना था। तो ऐसे में कुछ राजा ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं अपनी जो रियासत थी उसको स्वतंत्र रखना चाह रहे थे, तो उनके सामने थोड़ा माहौल अजीब हो गया था। एक समकालीन प्रेक्षक यानी एक उस समय का जो कोई नजर रखने वाला व्यक्ति था उसने कहा था कि कुछ महाराजा तो टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे, यानी कुछ महाराजा ऐसे थे जो चाह रहे थे कि अलग अलग रियासतें हों और सब स्वतंत्र हो, क्योंकि कोई भी राजा ये नहीं चाह रहा था कि उसकी सत्ता चली जाए। ठीक है, राजा राज करने के लिए बनाए, तो राजा राज ही करना चाह रहा था। तो यहाँ पे भी कुछ समस्याएं थी। तो ऐसे में होता है संविधान का गठन। ठीक है, संविधान सभा का गठन, क्योंकि अब देश के लिए संविधान बनाना है। यहाँ तक हमने क्या समझा है, देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ साथ खुशी का दिन था लेकिन वो गम का दिन भी बन गया, क्योंकि हिंसा हो गई, हिंसा हुई, मारकाट हुई, लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा, भारत से पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान से भारत की तरफ। फिर डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ वो आपने देखा। तो इतना सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। फिर ये रजवाड़ों की समस्या अलग थी, शरणार्थियों की समस्या अलग थी, ये सब था। और ऐसे समय में बनाना था संविधान। अब संविधान कौन बनाएगा, कोई एक व्यक्ति तो संविधान को बनाएगा नहीं। संविधान को बनाने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, तो वो पूरी एक मतलब एक सभा थी। कहने का मतलब है संविधान को बनाने के लिए पूरी एक सभा ने काम करा, जिसको हम संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो था सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, जैसे हम आज वोट दे देते हैं इस आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि 1945-1946 की जो सर्दी थी, सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके बाद प्रांतीय जो सांसद थे उन्होंने, जो सांसद बने हुए थे उन्होंने, ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। और संविधान सभा में कांग्रेस जो थी वो प्रभावशाली थी, क्योंकि कांग्रेस उस समय में आज़ादी की विरासत हासिल थी उसे, सबसे ज़्यादा नेता जो थे वो सारे कांग्रेस के ही होते थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग, अब देखो बात हो गई कि चलो संविधान सभा बना दी जाएगी और संविधान बनेगा, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी इसने मना कर दिया। इसने कहा कि हमें संविधान सभा नहीं चाहिए, हम संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं। और इन्होंने एक अलग डिमांड रख दी कि हमको तो चाहिए अलग देश, यानी हमें एक पाकिस्तान नाम का देश चाहिए, हम अपना संविधान अलग तरीके से बनाएंगे, हमें भारत में नहीं रहना है। ऐसा किसने कह दिया, मुस्लिम लीग ने कह दिया। ठीक है, तो प्रारंभ में जो समाजवादी जो थे वो भी संविधान सभा से मतलब थोड़े दूर ही रह रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था है, इससे क्या काम होगा। ठीक है, तो समाजवादी भी कहीं ना कहीं इसको अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मान रहे थे, वो भी नहीं शामिल होना चाह रहे थे संविधान सभा में। मुस्लिम तो चाह ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो अलग देश बनाना चाह रहे थे। तो ये समस्या आ रही थी। इन सभी कारणों से संविधान सभा के जो 82% जो मेंबर थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे, और सभी कांग्रेस सदस्य जो थे वो भी एक मत नहीं थे। अब सोचो 82% जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के हैं, लेकिन सभी कांग्रेस के सदस्य भी आपस में कहीं ना कहीं उनकी एक राय नहीं है, वो भी आपस में बहस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ माहौल था। ठीक है, फिर कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत जो थे वो अलग अलग हो जाते थे। तो संविधान सभा में क्या होता था, जब भी कोई मुद्दा आया, जैसे मान लो भाषा कि हमारी जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा है, वो किसे बनाया जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहस चली, या किसको ज़्यादा पावर दी जाए, केंद्र की सरकार को या राज्य की सरकार को, इस पे बहुत ज़्यादा बहस चली। ठीक है, तो ये सब हो रहा था। कई जो कांग्रेसी थे वो समाजवाद से प्रेरित थे, वो समाजवाद को बेहतर मानते थे। तो कई जो थे वो जमींदारों की जमींदारी जो थे उसके हिमायती थे, यानी इनके बीच में आपस में नहीं बन रही थी। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष भी थे, कुछ कम्युनल भी थे, तो कुछ सेकुलर भी थे, हर तरह के लोग यहाँ पे थे। संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई उसमें जनमत से भी वो प्रभावित होती थी, क्योंकि संविधान सभा में जो भी बहस होती थी, ठीक है, तो दोनों पक्षों की जो बातें थी वो अखबार में छापी जाती थी। अब अखबार में छापी जाती थी, जो भी छपता था तो अगले दिन जनता उसको पढ़ती थी, उसको पता लग जाता था भाई संविधान सभा में किस चीज पे क्या बात हुई है, किस व्यक्ति ने क्या कहा है, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, सारी चीजें जो जनता जो थी वो भी उसको पढ़ती थी। ठीक है, और फिर सार्वजनिक रूप से लोग उस पर भी बहस करते थे बाहर बैठकर। तो जनता से सुझाव भी मांगे जाते थे, जैसे भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा की रक्षा की मांग करते थे, धार्मिक अल्पसंख्यक जो थे वो अपने हितों की मांग कर रहे थे। ठीक है,
दलित जो थे वो जाति प्रथा का विरोध कर रहे थे और आरक्षण की मांग करते थे। इन सभी मुद्दों पर संविधान सभा में खूब चर्चा चलती थी, खूब बहस चलती थी, ठीक है। और वो सारी बहसें जो थी वो अखबारों में छापी जाती थी, लोगों से भी राय मांगी जाती थी। तो ये देखिए, ये संविधान सभा की जो समितियां थी उसके कुछ महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। ये कुछ समिति है, जैसे नियम समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, ये कुछ समितियां थी जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण काम करती थी। अब इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे पूछा जाता है प्रारूप समिति, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। और ये झंडा समिति हो गया, जेबी कृपलानी वगैरह, ये आता नहीं है पेपर में ज़्यादा, लेकिन आप इसको एक बार देख लेना टेबल को, ठीक है, पढ़ लेना, बस आपको ये याद रखना है, ये पूछा जाता है ज़्यादातर। अब हमने ये समझ लिया कि भाई ठीक है, संविधान सभा बन गई है, संविधान सभा में भी जो लोग हैं उनकी भी आपस में नहीं बनती है, कई बार विवाद हो जाता है, बहुत चर्चाएं होती है, चर्चाएं जो होती है वो अखबारों में छापी जाती है, फिर जनता पढ़ती है, फिर जनता उस पर सार्वजनिक बहस करती है, ये सब हो रहा था। अब कुछ मुख्य आवाजें की बात करते हैं। अब यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, देखो ये चैप्टर ना बाकी चैप्टरों से बहुत अलग लगेगा, आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मुश्किल भी लगता है, लेकिन आपको ये समझना है कि इसमें पेपर में क्या पूछा जाता है, जहां पे पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, संविधान सभा के जो 6 सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर थे उनके नाम आपको याद रखने हैं। ये 6 मेंबर ऐसे थे जो संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे, ठीक है। इसके बाद अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेहरू जी। नेहरू जी जो थे, इन्होंने प्रस्ताव पेश किया था कि भारत का जो आज के समय में हम झंडा देखते हैं, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, तो वो झंडा कैसा होगा, ये नेहरू जी लेकर आए थे, ठीक है। इन्होंने बताया कि हमारा जो ध्वज है वो केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग, यानी 3 रंग का झंडा होगा जिसको तिरंगा कहा जाएगा। इसमें आपका केसरिया रंग भी होगा, ठीक है, हरा रंग भी होगा, और इसमें सफेद रंग भी आपको दिखेगा, ठीक है। और 3 बराबर की चौड़ाई वाली पट्टियां होंगी, इसको तिरंगा झंडा कहा जाएगा। और इसके बीच में गहरे रंग, नीले रंग का एक अशोक चक्र होगा जो आप देखते हो झंडे के बीच में, ठीक है। तो ये होगा, जैसा झंडा हमारा है उसकी बात कौन लेकर आए थे, नेहरू जी लेकर आए थे। इस प्रकार का हमारा तिरंगा झंडा होगा, ठीक है। फिर वल्लभ भाई पटेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो पटेल जी जो थे मुख्य रूप से पर्दे के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। अब पर्दे के पीछे इंपॉर्टेंट काम करने का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके सामने थी, ठीक है, उसका काम कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहे थे। इन्होंने कई रिपोर्ट जो थी उसके प्रारूप लिखने का काम करा था, उसमें मदद करी थी। और कई जो विरोधी विचार थे, कई बार क्या होता था, 2 विरोधी विचार आ जाते थे कि एक तरफ समाजवादी आ गए, दूसरी तरफ दक्षिणपंथी विचारधारा आ गई, आपस में कई बार बहस हो जाती थी। तो इसके बीच में सहमति पैदा कराने का काम, यानी सहमति बनाने का काम जो था, मेन काम जो था, वो पर्दे के पीछे से पटेल जी ही कर रहे थे, ठीक है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो देखिए, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जो भी चर्चा होती थी, ठीक है, सभा में जो चर्चा है उसको रचनात्मक दिशा में ले जाना, सही दिशा में ले जाने का काम इनका था। सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होती थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होती थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर B.R. अम्बेडकर, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये विधिवेता और अर्थशास्त्री, यानी कि ये कानून के विशेषज्ञ भी थे और अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है, ये बहुत पढ़े लिखे थे। और अंबेडकर जी जो थे वो सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। इन्होंने संविधान की जो प्रारूप समिति है इसमें काम करा था। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहलाते हैं। तो पेपर में आ सकता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा के जो जो मेन मतलब अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष, वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर जो थे वो कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे हैं। अंबेडकर किसके विरोधी थे, कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी थे। लेकिन स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया था। अब ये समझिए, कांग्रेस के विरोधी थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लेकिन गांधी जी की सलाह पे इनको विधि मंत्री यानी कानून मंत्री का पद संभालने का मौका दिया गया, ठीक है। उनके साथ 2 अन्य वकील भी थे जो बहुत महत्वपूर्ण काम करते थे। एक थे गुजरात के K.M. मुंशी, दूसरे थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, जो साउथ के थे। दोनों ही संविधान के प्रारूप के ऊपर काम कर रहे थे, इनको सुझाव वगैरह दिया करते थे, ठीक है। अब संविधान के नजरिए को देखते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया भाई कौन कौन इंपॉर्टेंट थे, किसका किसका क्या क्या काम था। अब संविधान के नजरिए को देखते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की बताओ पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को।
तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो तीसरी बैठक थी जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो देखिए, जो भारतीय संविधान के निर्माण में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है, यानी हमारा संविधान कैसा होगा, उसका एक ब्लूप्रिंट मान लो या उसकी एक रूपरेखा मान लो, जो उद्देश्य प्रस्ताव में थी, ठीक है। हमारे संविधान में सबको अधिकार मिलेंगे, ये बातें उद्देश्य प्रस्ताव में थी। संविधान हमारा सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देगा, ये बातें आपको उद्देश्य प्रस्ताव में दिखेगी, ठीक है। तो जो भी आदर्श हैं हमारे संविधान के, वो सब आपको, उसकी रूपरेखा आपको इसमें दिखेगी। अब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या चीजें आ जाती है, तो देखिए, इसमें कहा गया था कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाएगा। स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र देश है हमारा, ठीक है। संप्रभु गणराज्य है, जो भी अधिकार है वो इनके प्राइम मिनिस्टर और जो इनके अधिकारी, जो भी इनके साथ के जो कैबिनेट है उसके पास अधिकार होंगे, वो देश अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। फिर सभी जो नागरिक हैं उनको न्याय मिलेगा, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, स्वतंत्रता सबके लिए होगी, अधिकार सबके लिए होंगे, ठीक है। अल्पसंख्यक हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए, जनजातीय क्षेत्र हो गए, या मान लो कोई दमित वर्ग है, तो इनके रक्षात्मक प्रावधान इनके लिए किए गए, ताकि ये भी क्या करें, अपना विकास कर सके। तो सब, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ये सारी बातें आपको उद्देश्य प्रस्ताव में दिखेगी। इसके बाद अगला टॉपिक है लोगों की इच्छा, यानी जो लोग थे उनकी क्या इच्छाएं थी, उसको समझते हैं। तो देखिए, संविधान सभा के कम्युनिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम बहुत ज़्यादा आएगा, और मैं आपको पहले बता देता हूँ, इनसे क्वेश्चन आता है। यानी ये जो सोमनाथ लाहिड़ी हैं, इनसे एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है इस चैप्टर में से। तो ध्यान से जहां जहां पे इनका नाम आएगा वहां वहां पे फोकस करना, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो देखिए, संविधान सभा के कम्युनिस्ट मेंबर थे, कम्युनिस्ट मतलब वामपंथी थे ये, ठीक है। वामपंथी विचारधारा को मानते थे, और संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का इनको स्याह साया दिखाई देता था। कहने का मतलब है, ये तो संविधान सभा को ही नहीं मानते थे, कहते थे ये संविधान सभा गलत है, संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था है, और ये अंग्रेजों का जो मिशन है उस पर लगी हुई है। तो ये ऐसा बोलते थे, ये संविधान सभा को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। इन्होंने संविधान सभा के सदस्यों तथा आम भारतीयों से यह आग्रह किया था कि जो साम्राज्यवादी शासन है जो अंग्रेजों का था, उसके प्रभाव से खुद को पूरी तरीके से आज़ाद करो। क्या कर रहे हो तुम, देश आज़ाद हो गया है, अब देश आज़ाद हो गया, तुम उनकी संस्था से अपना वो बनवा रहे हो, यानी उन्होंने दिया था ना फॉर्मूला, ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, ऐसे संविधान सभा बनाई जाएगी, तुम उसी को मान रहे हो। तो ये इस चीज़ का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। 1946-47 में नेहरू की अंतरिम सरकार शासन चला तो रही थी, लेकिन उसे सारा काम जो था वो वायसराय, जो लंदन में बैठी हुई जो ब्रिटिश सरकार थी, उसकी देखरेख में करना पड़ रहा था। तो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, यानी ये सोमनाथ लाहिड़ी कहना चाह रहे हैं कि सरकार बेशक से हमारी है, प्रधानमंत्री बेशक से नेहरू जी हैं, लेकिन वो शासन कैसे चला रहे हैं, सोचो, वो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के हिसाब से सरकार चला रहे हैं। यानी हमारी सरकार आज़ाद नहीं हुई है पूरी तरीके से, हमारा देश अभी भी आज़ाद नहीं हुआ, अभी भी गुलाम है, उनकी बात माननी पड़ रही है। तो ये दिखाना चाह रहे थे। सोमनाथ लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा जो है अंग्रेजों की बनाई हुई है, और वह अंग्रेजों की योजना जो है उसको साकार करने का काम कर रही है, और तुम मोहरे बन रहे हो और तुम फंस रहे हो इन सब चक्करों में, ठीक है। ऐसा इन्होंने बताने की कोशिश करी। फिर नेहरू जी ने इनको समझाया। सोमनाथ लाहिड़ी की विचारधारा आपको पता लगी, पेपर में आता है। नेहरू जी ने कैसे समझाया, देखो, नेहरू जी कहते हैं कि इस बात को स्वीकार करा उन्होंने कि ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी नेता हैं वो एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे, यानी एक अलग तरीके की संविधान सभा चाहते थे। लेकिन नेहरू कहते हैं कि सरकार जो है वो सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। केवल कागजों से सरकार नहीं बनती, क्योंकि यहाँ हमें जनता की, ठीक है, यहाँ हमें जनता लेकर आई है, यानी संविधान सभा में जो मेंबर हैं उनको जनता लेकर आई है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें उनकी आकांक्षाओं और उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, और उनको पूरा करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि लोगों ने स्वतंत्रता यानी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है, ठीक है, देश की आज़ादी के लिए। तो अब हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उनके लिए एक अच्छा संविधान बनाएं और देश में एक बेहतरीन शासन चलाएं। तो नेहरू जी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह को सपोर्ट कर दिया, तो वो सामाजिक न्याय की अलख जगा रहे थे। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पे जैसे बाल विवाह थी उस पर रोक लगाई, किसी ने विधवा विवाह को समर्थन दिया, तो ये कहीं ना कहीं समाज में न्याय की बात कर रहे थे, ठीक है। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई,
तो वो धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का प्रयास कर रहे थे। जब ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा पे सवाल उठाया, ठीक है, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने मजदूर और किसानों को इकट्ठा करा, एकजुट करा, तो वो भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। तो कहने का मतलब है कि सब ने अपने अपने हिसाब से देश में लोगों की भलाई के लिए काम करा है। तो हम भी तो यहाँ संविधान सभा में बैठे हुए हैं, बेशक से अंग्रेजों ने बनाई, अंग्रेजों के हिसाब से बनाई, उसे भूल जाओ, लेकिन हम अपनी जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, क्योंकि पावर जो है हमारे पास है कि हमें कैसा कानून बनाना है। तो ये समझाने की कोशिश की गई, ठीक है। अब बात चली, बहुत चर्चा हुई, बहुत विवाद हुआ, अधिकारों की बात आई कि क्या अधिकार देने चाहिए, क्या अधिकार नहीं देने चाहिए, ठीक है। अब समझिए, संविधान निर्माण के साथ साथ अधिकारों को लेकर भी संविधान सभा के पटल पर बहुत चर्चा हुई, बहस हुई, ठीक है। अपने भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा की बात कही और संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई हुई जो आकांक्षा, यानी जनता जो चाहती है सरकार से, जो उनकी भावनाएं हैं, उसको पूरा करने को कहा। लेकिन आज़ादी जैसे ही नज़दीक थी, वैसे ही जो अलग अलग समूह थे वो अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे थे। बहुत बहस हुई थी, बहुत टकराव भी हुआ था, ठीक है, टकराव हो जाता था, कई बार लड़ जाते थे, आपस में भिड़ जाते थे किसी चर्चा पे लेकर। तो ये सब चल रहा था। इसी समय में एक मुद्दा आया था, पृथक निर्वाचिका की समस्या। अब ये भी संविधान सभा को देखनी थी, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि भाई पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए, अलग ही सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, पृथक निर्वाचिका, अब कुछ लोग जो थे वो कहते थे पृथक निर्वाचिका बहुत अच्छी चीज है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको गलत बता रहे हैं, कहते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है। तो समझते हैं आखिर पृथक निर्वाचिका के बारे में। तो पृथक निर्वाचिका जो है, ये भारतीय राजनीति में जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको प्रतिनिधित्व देने का एक विशेष साधन था, जिसमें वे केवल अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को चुन सकेंगे, ठीक है। उनके समुदाय का प्रतिनिधि खड़ा होगा इलेक्शन में और ये अपने समुदाय के प्रतिनिधि को ही जिताएंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो थी ये विवादास्पद थी। अब विवादास्पद क्यों है, क्यों इस पे विवाद हुआ? क्योंकि विभाजन के बाद भारत में इसको लेकर बहुत बहस चली। उन्होंने बोला कि ये पृथक पृथक के सिस्टम में ही पहले ही हमारा देश टूटने को हो रहा है, देश के टुकड़े होने को हो रहे हैं, एक अलग देश मांग रहे हैं, अब तुम कह रहे हो कि इलेक्शन में भी पृथक निर्वाचिका कर दो। तो ऐसे में क्या होगा, ये लोग अपने आप को अलग नहीं समझेंगे, भीड़ में भी कहीं ना कहीं इनको अकेला सा फील होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका विरोध किया गया। अब देखते हैं कौन लोग इसके पक्ष में थे और कौन लोग इसके विरोध में थे, ये भी समझना है। आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए पृथक निर्वाचिका के पक्ष में लोगों ने क्या तर्क दिए, या फिर पूछा जाएगा कि पृथक निर्वाचिका के विपक्ष में लोगों ने क्या तर्क दिए। तो सबसे पहले हम पक्ष में देखते हैं। तो बी पोकर बहादुर, नाम याद रखना है आपको, बी पोकर बहादुर थे। इन्होंने 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कहा था कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं और उनकी जो आवाज है उसको सुनने के लिए पृथक निर्वाचिका आवश्यक है, यानी अल्पसंख्यकों के की आवाज को सुनने के लिए सिस्टम होना चाहिए। इन्होंने ये तर्क दिया। इन्होंने तर्क क्या दिया समझिए। ये कहते हैं कि जो मुसलमानों की समस्या है और जो उनकी जरूरत है उसको गैर मुसलमान नहीं समझ सकता, यानी कि दूसरा जो हिंदू है या कोई अन्य धर्म का है वो उसको नहीं समझ पाएगा, मुसलमान की प्रॉब्लम को केवल मुसलमान समझेगा, ऐसा इन्होंने कहा। आगे देखो क्या कहते हैं, कहते हैं कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों को सार्थक प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकती है, उनको सही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, ये उनके आत्मसम्मान और शासन में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यानी इसके पक्ष में बोल रहे हैं कि ये होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को एक राजनीतिक संरचना चाहिए जिसमें वो बिना भेदभाव के अपने अधिकार को सुरक्षित रख सके। तो पृथक निर्वाचिका उनको वो सुरक्षा देगी, ऐसा इनका मानना था। किसका? बी पोकर का। यानी बी पोकर क्या है, इसके सपोर्ट में। अब हम देखते हैं कि किसने इसको गलत माना, किसने इसको विरोध करा। तो ज्यादातर जो नेता थे, जो समझदार नेता थे, उन्होंने इसका विरोध ही करा था, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो राष्ट्रवादी थे, जो देश प्रेमी थे, उन्होंने क्या कहा? राष्ट्रवादियों को लगा कि पृथक निर्वाचिका जो है ना, ये अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति है, ठीक है, इसी का पार्ट है। तो आरवी धुलेकर जो थे, अब इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, अभी बी पोकर ने उसका विरोध करा था। अब आरवी धुलेकर क्या कह रहे हैं आपको ये याद रखना है। आरवी धुलेकर ने इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र बता दिया और कहा कि ये आदत अल्पसंख्यकों को भ्रमित करती है, ठीक है। यानी इन्होंने कहा कि ये गलत चीज है, अल्पसंख्यकों को भ्रमित करेगी ये चीज, ये बहुत गलत है। फिर देखो सरदार पटेल दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध करा। सरदार पटेल ने तो इसको जहर बता दिया। उन्होंने बोला ये तो विष है, यानी ये तो जहर है जिससे समाज में बंटवारा हो जाएगा, ठीक है, खून खराबा हो जाएगा और विभाजन का कारण बन जाएगा। तो पृथक निर्वाचिका जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पटेल जी ने भी मना कर दिया
और आरवी धुलेकर जी हैं, इन्होंने भी मना कर दिया। अब इसका क्या प्रभाव होगा ये समझिए। राष्ट्रीय एकता यानी देश की एकता पे इसका क्या प्रभाव होगा, क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आप सभी जानते हैं कि इसका नेगेटिव प्रभाव होगा, यानी कि बहुत बेकार है देश के लिए, देश को तोड़ सकता है ये, ठीक है। तो जो जीबी पंत है, जिनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचिका जो है ये अल्पसंख्यकों को अलग थलग कर देगी और उनकी शक्ति जो है और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो उनका तर्क था कि राष्ट्र की एकता के लिए सभी नागरिकों को समान रूप से राज्य का हिस्सा बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों को अलग ही, मतलब उनका चुनाव सिस्टम कर दें, अलग ही पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम कर दें, इससे तो वो कमजोर हो जाएंगे। तो ये एक देश की एकता के लिए भी खतरनाक है और अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है, ठीक है। फिर किसी ने इसको आत्मघाती मांग भी कहा है। कैसे कहा है इसको समझते हैं। कहते हैं कि पृथक निर्वाचिका से निष्ठाएं जो हैं वो विभाजित हो जाएंगी। अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो मुख्य धारा से उनको जोड़ने की बजाय उसको अलग कर देगी और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में एक सामंजस्य जो है वो समाप्त हो जाएगा और ये आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। तो ये बहुत बेकार होगा। तो उन्होंने इसको आत्मघाती मांग के रूप में बताया है। फिर मुसलमानों में मतभेद। सभी मुसलमान जो थे वो भी पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे। बेगम एजाज रसूल ने इसे आत्मघाती बताया है, बहुत बेकार बताया, और कहा है कि इससे मुसलमान जो है वो बहुसंख्यक समुदाय से अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसको सही नहीं माना है। तो केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है, मेन बात ये है। फिर एनजी रंगा, इनको समझते हैं। पृथक निर्वाचिका आपको समझ में आ गया, किसने पक्ष में कहा, किसने विपक्ष में कहा, ये सब हमने देख लिया। अब एनजी रंगा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। ये किसान आंदोलन के नेता थे और समाजवाद विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे ये, ठीक है। तो एनजी रंगा ने अल्पसंख्यक शब्द जो है इसकी व्याख्या जो है वो कहा कि आर्थिक स्तर पे होना चाहिए। अल्पसंख्यक आप किसे कहते हो, नॉर्मली हम उसे कहते हैं जिसकी संख्या कम है, ठीक है। जैसे मान लो भारत में अगर हिंदू ज्यादा हैं तो वो बहुसंख्यक है, अगर दूसरे धर्म के लोग कम है तो वो अल्पसंख्यक है। तो संख्या के आधार पर देखा जाता है। तो उन्होंने बोला ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। संख्या के आधार पे नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पे इसकी पहचान की जानी चाहिए, यानी कौन अमीर है कौन गरीब है, इस तरीके से आपको देखना है। ये कहते हैं असली अल्पसंख्यक जो हैं वो हैं गरीब लोग, जो दबे कुचले लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं। इन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, इस चीज को ये सपोर्ट कर रहे थे। मगर उन्होंने इसकी कुछ लिमिटेशन की भी बात कही। इन्होंने कहा जब तक संविधान सम्मत अधिकार जो है इसको लागू नहीं किया जाएगा अच्छे तरीके से, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि कानून बना दिया जाता है कागजों में, ठीक है, संविधान में कागजों में कानून बन जाता है, पर जब तक वो लागू नहीं होगा ना कानून, तब तक बात नहीं बनने वाली है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है लोगों के पास। अब वो सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लोग संगठन बना सकते हैं, ठीक है। उनके पास स्वतंत्रताएं हैं लोगों के पास। तो ये जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं जहां संविधान के द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं इसका जनता जो है अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके। तो ये इस चीज को लेकर सपोर्ट कर रहे थे कि सरकार ने जनता को अधिकार दिए हैं जिससे कि वो सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, उनको रोजगार की स्वतंत्रता है। तो ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से लागू भी करना है, केवल ऐसा ना हो कि कागजों में लिखा रह जाए, ठीक है। अब एनजी रंगा आगे क्या कहते हैं, रंगा कहते हैं कि उन्हें सहारों की जरूरत है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, गरीबों के लिए बात कर रहे हैं, दबे कुचले लोगों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं उन्हें सहारों की जरूरत है, उनको सीढ़ी चाहिए। यानी रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच में जो मौजूद खाई थी उसकी ओर ध्यान आकर्षित करा। उन्होंने पूछा कि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, देश की जो आम जनता है उसका, और इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो जनता का हिस्सा नहीं है, हम उनके हैं, ठीक है, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे कुछ समय लग सकता है, तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी बन के रहेंगे, उनके हिमायती बनकर रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनके पक्ष में हम आवाज उठाएंगे, ठीक है, उनके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। क्योंकि संविधान सभा में जो बैठे हुए मेंबर थे वो सारे नेता वगैरह थे, ठीक है, आम जनता के लोगों को वहां पे शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। फिर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जयपाल सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे और आदिवासी समाज के नेता थे, आदिवासियों के लिए ये काम करते थे, ठीक है। तो एक आदिवासी होने के नाते
कहते हैं कि मुझसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता होऊंगा कि ये मैं एक आदिवासी हूँ, मतलब ये नेता जयपाल सिंह कह रहे हैं कि मैं एक आदिवासी हूँ और आदिवासी होने के नाते मैं इन सब चीज़ों को, इनकी गहराई को समझता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो सहज विवेक है, यानी मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो दिमाग है, वो हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग, वो कहता है कि हमें, हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पे चलना चाहिए, ठीक है, और मिलकर लड़ना चाहिए। यानी महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ, ठीक है, जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, तो वो मेरा समूह है और मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जयपाल सिंह क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं उस समाज से हूँ और मेरे को इतना दबाया गया है कि मेरी बुद्धि जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। कहता है कि अगर समाज में कोई सबसे ज्यादा दबाया गया है तो वो मेरा समूह है। मेरा समूह मतलब ये आदिवासियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, आदिवासी हैं, और उनके साथ बहुत गलत हुआ है। उनके साथ पिछले 6000 साल से बहुत बेकार व्यवहार हुआ है, उनको अपमानित किया गया है, ठीक है, उनको इग्नोर किया गया है, ऐसा ये कहते हैं जयपाल सिंह। फिर कहते हैं कि मेरे समाज का पूरा इतिहास जो है वो भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है। यानी कि ये कहते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं भारत के, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, ओरिजिनल भारत के हैं, और बाहर से जो लोग आए उन्होंने क्या करा, इन पे शासन किया और इनका शोषण करा, इनसे छीना झपटी करी, जिसके बीच में जब तब विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है। इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। ये कहते हैं कि मैं आप सबके संकल्प में विश्वास करता हूं, आप जो कह रहे हो मैं सब चीजों को मानता हूं। अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसर होंगे, सबके पास समानता होगी, जहां पे किसी की उपेक्षा नहीं होगी। यानी कि जो जो हमारे साथ हुआ है वो तो हो चुका है, लेकिन अब हम एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं जहां पे ये भेदभाव जो होते आ रहे हैं इनके साथ पिछले 6000 साल से, वो अब आगे नहीं होंगे। अब सबको समानता मिलेगी, सबको अवसर मिलेंगे, ठीक है, सभी का सम्मान होगा, किसी की उपेक्षा नहीं की जाएगी। मैं इन बातों पे विश्वास रखता हूं, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे देखो क्या कहते हैं, जयपाल सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा और उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पे सुंदर व्यक्तित्व दिया। इन्होंने बोला कि आदिवासी इतने पिछड़े हुए हैं, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना वो इतने मॉडर्न हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अगर उनको समाज के बराबर लाना है तो इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, यानी संख्या की दृष्टि से बहुत है, अच्छी खासी संख्या है, लेकिन उन्हें संरक्षण की जरूरत है। उनको संरक्षण दिया जाए, उनको बराबर लाने के लिए क्या किया जाए, समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ठीक है। वो कहते हैं कि उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया था जहां वो रहते थे, जिन जंगलों पे वो रहते थे, जिन चरागाहों को से चरागाहों का वो इस्तेमाल करते थे, उनको उन्हीं जगह से वंचित कर दिया गया। उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें आदिम माना गया, उनको पिछड़ा माना गया, और शेष समाज भी उनको एक गंदी नज़र से देखता है, मतलब एक पिछड़े की नज़र से देखता है। तो ये ऐसा मानते थे, ठीक है। इन्होंने बताया कि इनके समाज के साथ क्या क्या हुआ है। फिर आगे कहते हैं जयपाल सिंह की आदिवासियों और शेष समाज के बीच में जो भावनात्मक और जो भौतिक फासला है, इसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक जज्बाती, एक इमोशनल बयान दिया, ठीक है। क्या इमोशनल बयान दिया? इन्होंने कहा कि हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, ठीक है। आप हमें ऐसी नज़रों से मत देखो कि हम पिछड़े हुए हैं, हम मतलब हमको अलग नज़रिए से देखा जाता है, ऐसा नहीं। आप हमारे साथ घुलिए मिलिए, ठीक है। हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, हम आपके साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, ऐसा इन्होंने कहने का प्रयास किया है। जयपाल सिंह जो थे वो पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उनको भी ये लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों में आरक्षण जरूर होना चाहिए। पृथक निर्वाचिका नहीं चाहिए, अलग से कोई सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, विधायिका में कुछ हमारे नेता भी होने चाहिए जो हमारे समाज की बातें यानी मांगे उठाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा, ताकि वो भी आदिवासियों को जाने, आदिवासियों की समस्या को जाने, आदिवासियों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है उसको जाने, ठीक है, समझें। तभी तो ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये जो उपेक्षा हो रही है वो खत्म हो पाएगी। तो इन्होंने क्या कह दिया कि विधायिका में हमको कुछ सीटें मिलनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमें हजारों साल से दबाया गया है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? हमें हजारों साल से दबाया गया है। तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
अंबेडकर ने दमित जो जातियां थी, ठीक है, इसके लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी। यानी अंबेडकर इस चीज को मानते थे कि हाँ भाई अलग निर्वाचिका होनी चाहिए, लेकिन गांधी जी ने इस बात का बिल्कुल विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा अगर हम करेंगे तो समुदाय जो है स्थायी रूप से पूरे समाज से कट जाएगा। ये बात सही भी थी कि अगर सच में ऐसा कर देते तो पूरा समाज कट जाता, वो बिल्कुल अलग हो जाता, अपने आप को अलग तरीके से देखता। तो ये गलत था। फिर जो दमित जातियां थी उसके कुछ सदस्यों का आग्रह था कि जो अस्पृश्य, जिनको अस्पृश्य माना जाता है, अछूत माना जाता है, उसकी समस्या को केवल संरक्षण देने से या केवल बचाव के जरिए हल नहीं किया जाएगा। उनकी अपंगता के पीछे जो है वो जाति विभाजित समाज है। तो सामाजिक कायदे कानून जो है और नैतिक मूल्य जो है, जो मान्यताएं हैं, उसका हाथ है। अब सोचो, गांव वगैरह में बहुत ज्यादा जाति प्रथा होती थी। कुछ जातियां ऐसी थी जिसको निम्न माना जाता था और जिसके साथ भेदभाव होता था, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में कहते हैं कि ये जो लोगों की सोच में है कि ये जातियां नीच जातियां, इनको छूना नहीं है। अगर आप कानून बना दोगे तो उससे नहीं होगा। जिसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि उसको छूना नहीं है, तो वो तो आगे भी ऐसे ही करता रहेगा, कानून क्या कर लेगा उसमें। तो ठीक है, तो ये उसी चीज को बताते हैं कि हमें उन मान्यताओं को बदलना है, हमें जो नैतिक मूल्य जो बने हुए हैं उसको बदलना है। फिर समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल करा है, क्योंकि भाई इन्हीं लोगों से ये श्रम और सेवा का ही काम करते थे, समाज ने उसका इस्तेमाल करा है। लेकिन उन्हें सामाजिक तौर पे अपने आप से अलग रखा है, दूर रखा है। अन्य जाति के लोग जो हैं इनके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, इनसे कतराते हैं, इनसे दूरी बनाते हैं। इनके साथ ना खाना खाते हैं, ना इनको मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता है। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, ठीक है। तो फिर मद्रास के एक सदस्य थे जिनका नाम था नागप्पा। इन्होंने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि हम सदा कष्ट उठाते रहे और, ठीक है, और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, ठीक है। हमें मालूम है कि अपनी बात हमें कैसे मनवानी है। यानी कि इन्होंने कहा है कि हम हमेशा से कष्ट उठाते आए हैं, अब हम कष्ट नहीं उठा पाएंगे। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है और हमें ये भी पता है कि हमें अपनी बात को मनवानी कैसी है, ठीक है। तो ये किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। ये नगप्पा जो है ये कह रहे हैं, नगप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से जो हरिजन है वो अल्पसंख्यक नहीं है, उसकी संख्या कम नहीं है। आबादी में उसका हिस्सा जो है 20 से 25% है। उसकी जो पीड़ा है, उसकी पीड़ा का कारण जो है वो उनको बाकायदा समाज और राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। उसको समाज में भी उसको नीचा देखा गया है और राजनीति से तो उसको दूर रखा गया है, ठीक है। उसका कारण जो है उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं, बल्कि उनके पास ना तो एजुकेशन है, शिक्षा तक पहुंच है, ना ही उनकी शासन में हिस्सेदारी है। इस कारण ये हमेशा से दबाए गए हैं। संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के एक नेता थे जिनका नाम था श्री केजे खांडेलकर। इन्होंने क्या कहा समझते हैं। ये कहते हैं कि हमें हजारों साल से दबाया गया है, दबाया गया है, और इस हद तक दबाया गया है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो शरीर है वो अब काम नहीं करता है। हमारा जो हृदय है, दिल है, वो शून्य भाव हो चुका है, ठीक है। मतलब इतना, मतलब मन से सारी चीजें हट चुकी हैं इनके, ठीक है। अब कहते हैं कि हम आगे बढ़ने के लायक नहीं रह गए हैं और हमारी जो स्थिति है वो यही है, बहुत बुरी है। यानी यहाँ पे दलितों की बात चल रही है, ठीक है। इतना उनको दबाया गया है। फिर बंटवारे की हिंसा के बाद अंबेडकर जो थे उन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मुस्लिमों ने अपना अलग सिस्टम, अलग देश बनाने की मांग कर दी थी, उससे कितनी हिंसा हुई थी। अगर ये अभी भी पृथक निर्वाचिका की बात करेंगे तो ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो इन्होंने बात करनी बंद कर दी। संविधान सभा ने एंड में क्या डिसाइड करा, ये सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा। कोई भी देश में छुआछूत वाली समस्या नहीं रहेगी, उसको पूरी तरीके से कानून के द्वारा खत्म किया जाएगा। हिंदू जो मंदिर हैं वो सभी जातियों के लिए खोल दिए जाएंगे। सभी जाति के लोग, चाहे वो निचली जाति के हों, ठीक है, किसी भी जाति को, सब मंदिर में जाएंगे। निचली जाति के जो लोग हैं उनको विधायिका और सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया जाएगा, ताकि उनकी जो स्थिति है वो सुधर सके। बहुत सारे लोगों को मानना था कि इससे भी सारी समस्याएं नहीं सोल्व होएगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून के द्वारा खत्म नहीं किया जाता, किया जा सकता, ठीक है। आपको पता होगा आज भी गाँव में भेदभाव होता है, तो क्या कानून बनने के इतने साल के बाद भी वो भेदभाव खत्म हुआ? तो आप कहोगे आज भी नहीं खत्म हुआ। तो ये भी कह रहे हैं कि केवल कानून बना देने से एक बात नहीं बनेगी, समाज की जो सोच है वो बदलनी होगी, ठीक है। परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत करा। उन्होंने बोला कि समाज की सोच बदलनी पड़ेगी, उनके मन से ये जो ऊंची जाति नीची जाति का भेद है वो खत्म करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं राज्य की शक्तियां, यानी अब अलग टॉपिक शुरू होगा। राज्य की शक्ति का मतलब यहाँ पे सरकार की शक्ति से है, ठीक है। सरकार की शक्तियां या आप कह लो राज्य की शक्तियां। तो संविधान सभा पे इस बात पे बहुत बहस हुई,
कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों के पास किसके पास ज़्यादा अधिकार होने चाहिए, यानी कि केंद्र की सरकार ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए या राज्य की सरकार को ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बात होती है। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे, यानी जो लोग कहते थे कि ताकतवर केंद्र होना चाहिए, उसमें नेहरू जी खुद शामिल थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है कि विभाजन होकर रहेगा, तो एक दुर्बल केंद्र की सरकार अगर होगी तो पूरे देश की व्यवस्था को नहीं कर पाएगी और ये देश के लिए हानिकारक होगा। ऐसे में केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए जो देश की समस्याओं से भी लड़ सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई समस्या आए तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके, उसकी आवाज़ उठाने की उसके अंदर क्षमता हो, और अगर बाहर से कोई आक्रमण होता है तो उससे भी देश लड़ सके, तो उसके लिए एक मजबूत केंद्र की सरकार होनी चाहिए। ठीक है, नेहरू जी मानते थे। फिर संविधान सभा के मसौदे में 3 सूची बना दी गई। ठीक है, एक है केंद्रीय सूची, इसका मतलब है इसमें वो विषय रखे जाएंगे जिसपे केवल केंद्र की सरकार कानून बना सकती है। फिर राज्य सूची, इसमें वो विषय रखे जाएंगे जिसमें केवल राज्य की सरकार कानून बना सकती है। फिर है समवर्ती सूची, इसमें वो विषय रखे जाएंगे जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची में अगर मान लो विवाद हो जाता है किसी बात पे तो केंद्र का कानून माना जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर केंद्र बिखर जाएगा। केंद्र बिखर क्यों जाएगा, समझिए। ये कहते हैं कि अगर राज्यों के पास अधिकारों की सबसे शक्तिशाली अगर मान लो राज्यों के पास अगर ज़्यादा ताकत हो जाएगी तो केंद्र उतना कामयाब नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में सब राज्यों के अधिकारों की जो सबसे शक्तिशाली हिमायत करी थी वो एक व्यक्ति ने करी थी जो मद्रास के थे, उनका नाम था संतनम, यानी के संतनम। इन्होंने क्या कहा है समझिए। अब यहाँ पे भी आपको 2 विचार दिखेंगे। देखो, एक है केंद्र की सरकार, एक है राज्य की सरकार। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि केंद्र की सरकार को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि राज्य की सरकार को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। तो अब ये आपस में लड़ते हुए दिखेंगे और यही हमको यहाँ पे देखना है। तो के संतनम क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि ना केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है, दोबारा शक्तियों को वितरण करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने दलील दी और इनकी दलील जो थी एक जिद्द सी बन गई कि तमाम शक्तियां जो है केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा है कि ये गलतफहमी है, अगर आप किसी केंद्र को ज़्यादा शक्ति दे दोगे तो वो केंद्र मजबूत हो जाएगा, ये गलत सोच रहे हो आप। ये कहते हैं अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, ज़रूरत से ज़्यादा शक्तियाँ होंगी तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और कुछ जो जिम्मेदारी है उसमें कमी कर दी जाए, अगर उन्हें राज्यों को सौंप दिया जाए कुछ कामों को, तो उससे क्या होगा, राज्य भी मतलब केंद्र ज़्यादा मजबूत होगा। तो इनका कहने का मतलब था केंद्र को ज़्यादा शक्ति दे दोगे, ज़्यादा काम दे दोगे, ज़्यादा जिम्मेदारी दे दोगे तो केंद्र उतना मजबूत नहीं रहेगा, बल्कि उसकी कुछ शक्तियां कुछ जिम्मेदारी राज्य की सरकार को दो, तब केंद्र ज़्यादा मजबूत होगा। इन्होंने अलग तरीके से बताने की कोशिश करी, यानी केंद्र को थोड़ी कम शक्तियों देने की बात कर रहे हैं ये। फिर ये कहते हैं कि जहां तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का जो मौजूदा वितरण है, आज के समय में जो शक्तियां दे रखी है वो उसको पंगु बना देगा, यानी कमजोर बना देगा। राजकोषीय जो प्रावधान है यानी जो फंड है वो प्रांतों को खोखला कर देगा। ठीक है, क्योंकि भू राजस्व का के अलावा जो टैक्स होते हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए, यानी केंद्र को ही ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा टैक्स जा रहा है। यदि पैसा ही नहीं होगा मान लो, तो राज्य की सरकार राज्य में विकास का काम कैसे कर पाएगी, यानी कि ये कह रहे हैं कि राज्य की सरकार को और ज़्यादा फंड देने चाहिए। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें प्रांत को, ठीक है, यानी प्रांत को आकर केंद्र के पास बार बार पैसा मांगना पड़े, यानी बार बार राज्य की सरकार केंद्र सरकार से फंड मांग रही है, मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता, संतनम ने कहा। आगे कहते हैं कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, यानी लोग आकर बोलेंगे कि मैं शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, उद्योग की स्थापना करने के लिए मुझे खैरात दे दो। बार बार ऐसे थोड़ी बोलेगी कि राज्य की सरकार केंद्र की सरकार को जाके कि मेरे को पैसा चाहिए। बेहतर ये होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दें और एकल व्यवस्था बनाएं। ठीक है, बिल्कुल अलग सिस्टम इन्होंने बनाने की कोशिश कर दी कि संघीय व्यवस्था ही खत्म कर दो। फिर कहते हैं कि आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की जरूरत है, ताकतवर सरकार की जरूरत है। तो देखो, प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग जो थी उससे सभा में बहुत तीखी बहस चली। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया गया कि कैसे केंद्र शक्तिशाली होगा तो उससे क्या फायदा होगा। अंबेडकर जी ने घोषणा की थी कि एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहिए, यानी कि मजबूत केंद्र होना चाहिए। 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट था उसमें भी केंद्र जो बनाया गया था उसे भी ज़्यादा
ठीक है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहिए, यानी अंग्रेजों के समय में जो कानून था उसमें जो केंद्र बनाया गया था उससे भी ज्यादा ताकत केंद्र को चाहिए। ज्यादातर लोग केंद्र के पक्ष में थे। सड़कों पर हो रही जो हिंसा है उसके कारण देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए, जितना मजबूत केंद्र होगा तभी वो ये जो धर्म को लेकर हिंसा हो जाती है उसको रोक पाएगा। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर प्रांत को ज्यादा मजबूत करोगे तो केंद्र जो है वो बिखर जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि संयुक्त प्रांत के एक सदस्य थे बालकृष्ण शर्मा, इन्होंने कहा कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वो देश के हित में योजना बनाए, क्योंकि एक केंद्र होगा जो पूरे देश की जिम्मेदारी रखेगा तो पूरे देश के हित में कानून बनाएगा। ठीक है, आर्थिक संसाधनों को जुटाने का काम करेगा, एक उचित शासन व्यवस्था यानी एक बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करेगा और देश को विदेशी आक्रमण से बचाएगा। यानी ये भी कह रहे हैं कि केंद्र ताकतवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई केंद्र और राज्य को लेकर बहस। फिर ऐसे ही बहस होती है भाषा को लेकर। भाषा को लेकर भी बहुत बहस चली कि किसे देश की भाषा बनाया जाए। अब आप समझते हो कि भाई भारत इतना बड़ा देश है, साउथ में जाओगे तो आपको अलग भाषाएं दिखेगी, नॉर्थ में जाते हो अलग भाषा दिखेगी। अब हिंदी को कुछ लोग चाहते थे हिंदी भाषा बन जाए, पूरे देश की राष्ट्रभाषा बना दें, लेकिन हिंदी साउथ में तो नहीं बोलते ना, यहाँ तो आपको तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये भाषाएं दिखेगी। तो यहाँ के लोग हिंदी को सपोर्ट नहीं करते थे, तमिल हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी भाषा दक्षिण में बोली जाती थी, तो इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। तो भाषा को देखते हैं। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीने तक बहस हुई, कई बार काफी तनाव हो गया, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। अब हिंदुस्तानी कौन सी भाषा है भाई? ये हिंदी और उर्दू के मेल से बनी है, जिसको हिंदवी या हिंदुस्तानी के रूप में हम जानते हैं। महात्मा गांधी ये मानते थे कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें, और भारत में ज्यादातर जो भाषा बोली जाती थी वो हिंदी बोली जाती थी, तो कुछ लोग हिंदी के पक्ष में थे। ठीक है, तो ये विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझा भाषा थी जो उर्दू और हिंदी के मेल से बनी थी। महात्मा गांधी को लगता था कि बहुसांस्कृतिक भाषा जो है वो अलग अलग समुदायों के बीच में संचार की आदर्श भाषा हो सकती है, यानी एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो अलग अलग लोग भी, हर तरह के लोग जो है उसको समझ सकते हो। तो वो हिंदू और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है, एक ऐसी भाषा होनी चाहिए। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी जो थी वो धीरे धीरे बदल रही थी, उसमें बदलाव आने लगा था। क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में क्या हो रहा था, आपने देखा था, लड़ाई झगड़े हो गए थे। चाहे वो आप डायरेक्ट एक्शन डे पे देख लो या बंटवारे पे देख लो, तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव होता जा रहा था वैसे वैसे हिंदी यानी जो हिंदू बोलते थे और उर्दू जो मुस्लिम बोलते थे, तो ये एक दूसरे से क्या हो रही थी, दूर होती जा रही थी। तो एक तरफ तो उर्दू जो थी वो फारसी और अरबी के शब्दों को क्या किया जा रहा था, मतलब जो हिंदी थी उसमें से फारसी और अरबी के शब्दों को निकालकर हिंदी को संस्कृत के करीब लाया जा रहा था, यानी संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयास चल रहा था। तो दूसरी तरफ उर्दू जो थी वो फारसी के ज्यादा नजदीक होती जा रही थी। तो ऐसे में हिंदी की हिमायत देखते हैं। आरवी धुलेकर ये बहुत खतरनाक थे भाई। आरवी धुलेकर जो थे ये ऐसी ऐसी बातें बोलते थे ना कि मतलब आग लगा दें, ऐसी बातें बोलते थे जो किसी को चुभ जाए बिल्कुल। तो आरवी धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई। इन्होंने कहा कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते, ठीक है, किसी ने बोल दिया कि हिंदी, ये इन्होंने बोला कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा बना दो, तो किसी ने ये बोला कि भाई जो संविधान सभा के इतने मेंबर है सब थोड़ी हिंदी जानते हैं, ऐसे कैसे बना देंगे। तो धुलेकर ने क्या कहा, ये समझिए, ऐसी बात कही कि मिर्च लग जाए। धुलेकर ने कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं वो इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है, यानी वो तो मेंबर बनने के लायक नहीं है जो हिंदी नहीं जानता है। इन्होंने सीधा ऐसा बोल दिया। सोचो कितना कितना मतलब बहस हुई होगी। उन्हें चले जाना चाहिए यहाँ से। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा हो गया तो धुलेकर ने हिंदी में अपना भाषण जारी रखा, वो अपना भाषण से नहीं रुके। बहुत बहस हुई, बहुत चर्चा हुई। ठीक है, फिर नेहरू जी ने क्या करा, हस्तक्षेप करा। आखिरकार सदन में शांति हो गई, लेकिन भाषा का सवाल जो था वो अगले 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। बार बार समस्या डालता रहा कि कौन सी भाषा को बनाया जाए, कौन सी भाषा को बनाया जाए। ठीक है, 3 साल बाद 13 सितंबर 1949 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर ने फिर से भाषण दिया। उन्होंने, उनके भाषण ने फिर से एक बार तूफान खड़ा कर दिया। ऐसा इन्होंने इस बार क्या बोल दिया समझिए।
तब तक संविधान सभा की भाषा समिति जो थी अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी थी, प्रस्तुत कर चुकी थी। समिति ने यह कहा था कि राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थक और हिंदी के विरोधियों के बीच में जो गतिरोध पैदा हो रहा है उसको तोड़ने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला निकाल लिया। क्योंकि देखो, कुछ लोग हिंदी के सपोर्ट में थे तो कुछ लोग हिंदी के विरोध में थे। अब ऐसे में दोनों को मनाना था, तो एक बीच का रास्ता निकालना था। इन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया था। फॉर्मूला क्या था? समिति ने बोला था कि जो हमारी देवनागरी लिपि है, ये जो लिपि है जिसमें आप ये दिख रहे हो ना लिखा हुआ, इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई जो हिंदी है ये भारत की राजकीय भाषा होगी। आप समझिए इन्होंने कैसे खेल कर दिया। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा, कामकाज की भाषा होगी, ठीक है। परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। हम एकदम से हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे तो विरोध हो जाएगा, तो एकदम से नहीं बना सकते। इन्होंने बोला कि हमें पहले 15 साल तक सरकारी काम में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे काम अंग्रेजी में होते थे, ठीक है। फिर हर प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का मौका दे देंगे, यानी पूरे देश में इंग्लिश भाषा में काम चलेगा, और जो स्टेट है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी काम चला सकते हैं, सरकारी काम जो भी चलेंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, हिंदी को ले आएंगे। यानी संविधान सभा की भाषा समिति ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बजाय हमको राजभाषा बना देनी चाहिए, और विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने का इन्होंने क्या करा, एक समाधान पेश करने का प्रयास किया। तो क्या ऐसा कह देने से समाधान होने था? आपको क्या लग रहा था कि धुलेकर शांत बैठते? तो धुलेकर शांत नहीं बैठते। धुलेकर ने बीच बचाव की ये जो मुद्रा थी, ये जो तरीका अपनाया था, ये फॉर्मूला निकाला था, इससे राजी होने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा बनाओ। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना करी जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है, क्योंकि जो दक्षिण भारत के थे, जो तमिल बोलते थे, तेलुगु बोलते थे, कन्नड़ बोलते थे, उनको ऐसा लगता था कि हिंदी थोपी जा रही है। उन्होंने ऐसे लोगों का विरोध करा। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, ठीक है। जो उर्दू और हिंदी से मिक्स भाषा को बनाना चाहते थे वो इसको भी बेकार मानते थे, वो इस चीज़ को भी पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने बोला, महोदय, इस बात पर मेरे से ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को एक रियायत दी गई है, यानी सब्सिडी की तरह दी गई है, छूट दी गई है, पर मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। बहुत सारे सदस्यों ने धुलेकर की बात करने के अंदाज से काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि भाई धुलेकर बहुत तीखा बोलते थे। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने भी कई बार उनको टोक कर कहा था कि भाई ऐसे मत बोल कि लड़ाई हो जाए, यहीं पे भाषा ना बन पाए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो इस तरीके से बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा रोका गया उनको। लेकिन धुलेकर ने अपने अंदाज में बात जारी रखी, वो नहीं सुनते थे किसी की भी। फिर वर्चस्व का भय, यानी धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की जो सदस्य थी, ठीक है, मद्रास की सदस्य थी श्रीमती दुर्गाबाई। इन्होंने क्या करा, इस चर्चा पे अपनी चिंता जताई। इन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा को का जो सवाल है लगभग सहमति तक पहुंच गया है। अचानक बेहद ये विवाद का मुद्दा भी बन गया है। चाहे ये सही हुआ हो या गलत हुआ हो, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी इलाके हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि झगड़ा जो है वो हिंदी भाषी इलाकों को, ये रवैया असल में राष्ट्र की जो साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। कहने का मतलब है ये बताना चाह रही है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो उसकी वजह से जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको लगेगा कि जो लड़ाई हो रही है वो हिंदी की वजह से हो रही है, ठीक है। हमारा एक बड़ा देश है, उसकी एक साझा संस्कृति है, तो ऐसे में इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। दुर्गाबाई कहती हैं कि दक्षिण में हिंदी का विरोध हो रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध होता है। दुर्गाबाई ने पूछा कि सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध ये आक्रामकता देख सकती हूँ कि कैसे साउथ में लोग इसका विरोध करते हैं। दुर्गाबाई कहते हैं कि हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा है, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द उसमें से निकाले जा रहे हैं। तो उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले जो किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच में जो बेचैनी पैदा हो रही है, ठीक है, वो उससे भय होना निश्चित है, क्योंकि जो हिंदी थी उससे उर्दू के शब्द निकाल के उसको संस्कृत निष्ठ बनाया जा रहा था। इसका ये विरोध कर रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन और सम्मान की भावना से
इसका आह्वान भी किया। फिर बंबई के एक सदस्य थे श्री शंकर देव, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कांग्रेसी और महात्मा गांधी का जो अनुयायी होने के नाते हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके थे। इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आप हिंदी के को दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो जाए और मेरी आकांक्षाओं को बल मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं शंकर देव जो है, इन्होंने कहा था कि कांग्रेसी और महात्मा गांधी जो हैं उनका ये अनुयायी होने के नाते कहते हैं कि हिंदुस्तानी है जो है उसको राष्ट्र की भाषा के रूप में ये स्वीकार कर चुके हैं। तो आप ऐसी कोई भी चीज मत करो जिसकी वजह से इनके मन में उनके प्रति संदेह हो जाए। तो हिंदुस्तानी अगर बोल दिया तो उसी को मेन भाषा बना दिया जाए, इन्होंने ये कहा। फिर मद्रास के एक सदस्य थे, इनका नाम था टी ए रामलिंगम चेट्टियार, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए, बहुत सावधानी से किया जाए। यदि आक्रामक होकर करोगे तो हिंदी का भला नहीं हो पाएगा। ठीक है, चाहे लोगों के भय निराधार हो, चाहे उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट आ जाएगी, रह जाएगी। उन्होंने कहा जब हम साथ रहना चाहते हैं, एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो परस्पर हमें समायोजन हमारे में होना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, लोगों पर चीजें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए कि आप हिंदुस्तानी को बना रहे हो, लेकिन जो अन्य जो स्टेट के लोग हैं जो नहीं बोलते हैं उनको ये ना लगे कि उन पे थोपी जा रही है भाषा, तो कुछ बीच का सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, तो ये बात इन्होंने करी थी। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पूरे चैप्टर में क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बयान। और किसका बयान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ लाहिरी, क्वेश्चन आता है। एन जी रंगा, ठीक है, आर वी धुलेकर, बी पोकर और पृथक निर्वाचिका पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इस नाम से सर्च करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।